विशैला वामपंथ आप कह रहे हैं, तो अब विशैला वामपंथ के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। हमने, आपने और बहुत सारे लोगों ने जो जुड़ रहे हैं, उन्होंने मार्क्सिज्म पढ़ा होगा, जो इकोनॉमिक मार्क्सिज्म है वो पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक मार्क्सिज्म जो है वो तो पूरी तरह से विफल हो चुका है। और सोवियत संघ का जो एक कोलैप्स हुआ, जो सोवियत संघ ध्वस्त हुआ अपनी इस इकोनॉमिक मार्क्सिज्म के कारणों से, वो सबके सामने है, और वो एक बहुत बड़ा धक्का था वामपंथ के लिए। लेकिन उसके पहले ही उन्होंने उसकी व्यवस्था कर रखी थी, और वो कल्चरल मार्क्सिज्म, आपके ग्राम्स्की वगैरह जैसे लोग थे, और पोस्ट मॉडर्निज्म जो डेरिडा वगैरह जैसे लोग थे, तो एक तरह से उन्होंने इसके बचाव का साधन पहले से आरंभ शुरू कर दिया। तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो दर्शक हैं वो सामान्य प्रकृति के और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, तो आप इन तीनों में एक सरल भाषा में हमें समझाएं कि ये वामपंथ के जो 3 डायमेंशंस हैं अलग अलग, ये क्या है। पहली बात, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि मैंने यह पुस्तक जो लिखी है, इट इज नॉट अ स्पेशलिस्ट वर्क, यह विशेषज्ञ की हैसियत से नहीं लिखी। मैंने, इट इज अ बिगिनर्स वर्क। मैंने वामपंथ को समझने की शुरुआत की है, और इट इज अ बिगिनर्स वर्क जिसने, देयर वाज अ मोमेंट ऑफ एपिफेनी, मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा, एपिफेनी, आंखें खुल गई, अच्छा यह हुआ है। तो मैं यह कहीं दावा नहीं करता हूं कि मैं वामपंथ के बारे में सब कुछ गहराई से समझता हूं, जानता हूं, या मैं इसका विशेषज्ञ हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इसका एक आरंभिक स्टूडेंट हूं, और मैं आरंभिक तब कहूंगा जब मैं मानता हूं कि मेरी किशोरावस्था का समय वामपंथ के साये में बीता था। वामपंथ के प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ, एक सकारात्मक भाव के साथ मैंने अपनी किशोरावस्था शुरू की थी। तो यह वही वामपंथ था जिससे आप सभी परिचित हैं, जब हम कहते हैं कि दुनिया में सब समानता होगी, सारे लोग समान होंगे, और क्रांति होगी, ये होगा वो होगा, जो किशोरों को सामान्यतः आकर्षित करता है। तब अंतर क्या आया, मैंने क्या नया पाया जिसके बारे में मैं कहता हूं कि मेरी आंखें खुल गई। और एक बहुत सामान्य बातचीत में हुआ। एंटोनियो ग्राम्स्की का नाम लिया आपने सर, तो बस मैं ग्राम्स्की के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने समझा कि उस आदमी को कितनी समझ थी, कितनी गहरी समझ थी कि सत्ता रहती कहाँ है। असली सत्ता दिल्ली में नहीं रहती है, असली सत्ता क्रेमलिन में या वाशिंगटन डीसी में या व्हाइट हाउस में नहीं रहती है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में नहीं रहती है। असली सत्ता समाज के अंदर जहां रहती है। ग्राम्स्की ने उसकी नब्ज को पहचाना, और उसने हेजिमोनी का कंसेप्ट दिया कि हेजिमोनी क्या होती है। तो जब मैंने पहली बार हेजिमोनी का कंसेप्ट को समझा, अग्रज आनंद राज्याध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, मुझे सारी बातें उन्हीं से, बहुत सारी बातें उनसे जानने को मिली। लगभग यह पूरी की पूरी पुस्तक उनकी है जिसे मैंने लिखा है। भाषा मेरी है, पर विचार जो उन्होंने, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि यह लिखो यह लिखो यह लिखो, उन्होंने मुझे कुछ चीजों से इंट्रोड्यूस कराया, और तब मैंने चीजों को नई दिशा से देखना शुरू किया, और तब मुझे लगा यह बहुत जरूरी है, इसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो फर्क क्या पड़ा, आपने कहा कि वामपंथ को बहुत गहरा धक्का लगा जब सोवियत रूस टूट गया। मैं इससे असहमत हूं। मेरा मानना है सोवियत रूस का टूटना वामपंथ के लिए पॉन सैक्रिफाइस था। जो लोग शतरंज खेलते हो या फॉलो करते हो वो समझेंगे, पॉन सैक्रिफाइस, आप अपना एक छोटा मोहरा पॉन या कोई भी मोहरा सैक्रिफाइस करते हैं फॉर अ लार्जर गेन टू विन द मैच। तो वामपंथियों ने सोवियत रूस को सैक्रिफाइस किया जिससे वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर घुस सके। जब सोवियत रूस से कोल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका के अंदर एक तरह का रेसिस्टेंस था, और सोवियत रूस को और वामपंथ को एक एनिमी की तरह देखा जा रहा था। तो अमेरिका के अंदर घुसने में और पश्चिमी वर्ल्ड के अंदर घुसने में इन्हें दिक्कत थी। तो सोवियत रूस को सैक्रिफाइस किया गया, या जानबूझ के किया गया, या सोवियत रूस अपने ही अंतर्द्वंदों से टूटा, या अलग विषय है। लेकिन उसके टूटने का असर यह हुआ कि वामपंथ के प्रति जो रेसिस्टेंस था वेस्ट में, उन लोगों ने उसकी जरूरत को समझना बंद कर दिया, और उसके बाद से फ्लडगेट्स खुल गए।
और तब आज आप अमेरिका में अपने आप को कम्युनिस्ट कहेंगे, कुछ नहीं होगा। 50s में 60s में अगर आप कम्युनिस्ट थे तो आपको शक की नजर से देखा जा सकता था, आपका जॉब जा सकता था, आप जेल जा सकते थे, आप पर नजर रहती। आज आप खुलकर कम्युनिस्ट हो सकते हैं। और आज के दिन में, कुछ दिनों पहले मैं थॉमस सॉवेल को सुन रहा था, चिंता व्यक्त कर रहे थे कि 20% अमेरिकी बच्चे वामपंथ के प्रति ही नहीं, कम्युनिज्म के प्रति ही नहीं, मार्क्सवाद के प्रति, उसके सबसे क्लासिकल फॉर्म के प्रति एक पॉजिटिव दृष्टि रखते हैं। तो यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि रूस का के जो प्रति जो नेगेटिविटी थी, रूस को के प्रति जो शत्रु भाव था, वो खत्म हो गया, शत्रु की जरूरत खत्म हो गई। तो वामपंथ का प्रचार प्रसार अमेरिका में अधिक तेजी से हो सका। तो वामपंथ की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा प्रश्न आए और तब उनका उत्तर दिया जा सके। पर वामपंथ की सबसे बड़ी ताकत है कि यह आपको दिखाई नहीं देता कि यह किस रूप में आज आपके सामने है और किस रूप में आप पर प्रहार कर रहा है। जब यह मार्क्सवाद था तब यह कहता था हम वर्ग संघर्ष करेंगे, हम क्रांति करेंगे, हम समाज पर कब्जा कर लेंगे और एक मार्क्सवादी शासन स्थापित करेंगे। तब आप इसको एक स्पष्ट रूप में देख सकते थे। लेकिन जैसे ही यह रूस में सफल हुआ, कुछ लोगों ने समझ लिया कि यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, लोग इसको देख लेंगे और इसको समझ लेंगे। तो जर्मनी वामपंथ का गढ़ रहा है हमेशा से, रूस नहीं। रूस में तो सत्ता मिल गई, उसके बाद जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जब सत्ता मिलने के बाद वामपंथियों का क्या करते हैं, इसके बारे में जब हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में भी आऊंगा। तो रूस के अंदर तो जो क्लासिकल वामपंथी थिंकर्स थे उन्हें खत्म कर दिया गया। आप किसी वामपंथी थिंकर का नाम नहीं बता सकते हैं जो रूस से आया है, क्योंकि रूस में सोचने समझने का काम समाप्त हो गया, किताबें बंद कर दी गई। जर्मनी इसका गढ़ था और जर्मनी में फ्रैंकफर्ट स्कूल 1924 में बना या 1921 में बना शायद। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल जब बना, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के नाम से, आज से लगभग 100 साल पहले, तो यही सोचकर बना कि यह सत्ता पर कब्जा करने का यह जो मार्क्सवादी तरीका है, अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष है, यह नहीं चलने वाला। क्योंकि आप गरीब को कहते हो हमारे साथ आओ, गरीब सुनता है कि आप कह रहे हो कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें अमीर बना देंगे। गरीब अमीर से लड़ने में रुचि नहीं रखता, खुद अमीर बनने में रुचि रखता है। उससे आप पूछेंगे उसे क्या चाहिए, तो वह समानता सुनता तो है, पर वह उसे सुनाई देता है संपन्नता। वह सोचता है असमानता है इसलिए हम असंपन्न हैं, हम गरीब हैं, जब समानता आ जाएगी तो हम अमीर हो जाएंगे। यह वादा कहीं नहीं किया गया है। समानता का वादा किया गया है, संपन्नता का वादा नहीं किया गया है। यह बात उसे तब समझ में आती है जब क्रांति हो जाती है। मिला तो उसे कुछ नहीं, वो तो आज भी गरीब है। कहने को समानता जिस रूप में भी आई आ गई, लेकिन वह तो अभी भी गरीब है, खाने को उसे अभी भी नहीं मिल रहा। इस बात को इन लोगों ने समझ लिया, फ्रैंकफर्ट स्कूल वालों ने, कि यह चलेगा नहीं, जनता इसको देख लेगी और इनके साथ नहीं आएगी। तो गरीब और अमीर का संघर्ष सस्टेनेबल नहीं है। तो आप ऐसे संघर्ष उठाओ जहां पे व्यक्ति के पास चॉइस नहीं हो संघर्ष करते रहने के सिवा। स्त्री और पुरुष का संघर्ष चलता रहेगा, पुरुष स्त्री तो बन नहीं सकती, चलता रहेगा। काले और गोरे का संघर्ष चलता रहेगा। ऐसे संघर्ष उठाओ जिसके एंड पॉइंट्स डिफाइंड ना हो। पब्लिक हमसे पूछे नहीं हमें मिला क्या, अभी मिलेगा, आगे मिलेगा, अभी आगे मिलेगा, अभी और लड़ो, आगे मिलेगा। तो ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए। गरीब और अमीर की लड़ाई में यह बात आगे नहीं बढ़ती। रोड ब्लॉक आ जाता है, रास्ता बंद हो जाता है और पब्लिक पूछती है तुम हमें कहां ले आए, तो भटकन जो है वो बंद हो जाती है और आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि ऐसे संघर्ष खोजो समाज के अंदर जिनका अंत ना हो, जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो अगड़े पिछड़े का संघर्ष, ऊंची जाति नीची जाति का संघर्ष, कोई भी संघर्ष जो कि जिसके डिफाइंड एंड्स नहीं हो, समाज के अंदर सामाजिक संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष, लेकिन उद्देश्य वही है जो क्लासिकल मार्क्सवाद का उद्देश्य था, संघर्ष, संघर्ष से सत्ता। उद्देश्य वही रहे, लेकिन संघर्षों की प्रकृतियां बदल गई। संघर्षों की प्रकृति बदल गई। वह संघर्ष आर्थिक संघर्ष ना रह के, दो आर्थिक वर्गों का संघर्ष ना रह के, अनेक छोटे छोटे संघर्षों में उसे समाज के भीतर फैला दिया गया।
तो अब आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कौन किसके लिए लड़ रहा। दूसरी बात है, इसमें नेट जो है, दे हैव स्प्रेड अ वाइड नेट, दे हैव कास्ट अ वाइड नेट। जो इस जाल में नहीं फंसेगा वो उस जाल में फंसेगा। कोई स्त्री है तो वो फेमिनिज्म के जाल में फंसेगी, कोई अगड़ी जाति पिछड़ी जाति के जाल में फंसेगा, कोई अभी देखें किसान और बाकी देश की लड़ाई हो गई, कुछ दिनों पहले मजदूर और बाकी देश की लड़ाई हुई थी जब मजदूर पैदल चल रहे थे। तो बहुत सारे छोटी छोटी लड़ाइयां फैला दे, जो इस रास्ते से ना लड़े वो उस रास्ते से लड़े।